आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। हमारी लास्ट जो सीरीज खत्म हुई थी वो हुई थी आपके इशू ऑफ शेयर्स की, और अभी एक नई सीरीज आई है कैश फ्लो स्टेटमेंट की। तो आज पहला लेक्चर है कैश फ्लो स्टेटमेंट का। ये चैप्टर आपके जो एग्जाम में आने वाला है ये 8 नंबर का है। लास्ट वाला 14 का था, और 14 और 8 22 नंबर हो जाएंगे आपके। दो सीरीज देखते ही तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में थोड़ा समझते हैं पहले, फिर जानेंगे कि कैसे क्वेश्चन आएंगे और क्या क्या आपको पढ़ना है। 8-10 लेक्चर इसके भी होंगे जिसमें खत्म हो जाएगा आपका पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट। देखो कैश फ्लो, देखो नाम से चला कैश फ्लो स्टेटमेंट, मतलब बिजनेस में कितना पैसा आया और गया, मतलब कैश कितना आया कितना कैश गया, कैश फ्लो उसकी स्टेटमेंट, मतलब उसको दिखाना स्टेटमेंट के फॉर्म में, दैट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैसे दिखाते हैं, क्या फॉर्मेट हम वो देखेंगे। तो टॉपिक है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट। देखो एक नंबर के 2 MCQ आएंगे यहाँ से, और एक 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा जहाँ पे आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना होगा। MCQ के लिए अगर हम पॉइंट की बात करें, सबसे छोटा क्वेश्चन, जब सपोज करो एक फर्म है, तो किसी ट्रांजैक्शन की वजह से अगर पैसा आ रहा है तो उसको बोलते हैं कैश इनफ्लो। अगर पैसा बाहर गया कैश आउटफ्लो। अगर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा तो नो फ्लो। जैसे एग्जांपल 4, आपने मशीनरी परचेज किया, परचेज ऑफ मशीनरी, तो मशीनरी परचेज करने से पैसा जाएगा, दैट इज कैश आउटफ्लो। सेल ऑफ मशीनरी, मशीनरी सेल किया तो सेल करने से पैसा आएगा, कैश इनफ्लो। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, डेप्रिसिएशन लगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा कैश के ऊपर तो फ्लो है। तो कोई स्टेटमेंट दी गई होगी, आप बोलेगा कि बताओ क्या हुआ, आपका कैश इनफ्लो है या आउटफ्लो है या फिर नो फ्लो है। तो वो आपको देखना होगा कि कैश पे आपके क्या इफेक्ट पड़ा है, जो इफेक्ट पड़ा है उसके हिसाब से आप आंसर दे देना। पहला यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कभी कभार। दूसरा जो क्वेश्चन आता है, पूछा जाएगा कि कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है। अब ये एक्टिविटी क्या होता है, तो ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है इसको 3 एक्टिविटी में डिवाइड किया गया है। पहले का नाम है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरे का नाम है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और तीसरे का नाम है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी एक्टिविटी में क्या क्या आता है। तो सबसे पहले हम इन्वेस्टिंग से स्टार्ट करेंगे। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, देखो नाम ये इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट से बना इन्वेस्टिंग, तो इन्वेस्टिंग। तो इन्वेस्टमेंट के लिए क्या करोगे आप, कोई एसेट्स खरीदोगे, कोई एसेट्स बेचोगे। एसेट्स में कुछ भी होता है, मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, मतलब एक सीधी भाषा में बोले तो नॉन करंट एसेट्स। तो नॉन करंट एसेट्स खरीदना या बेचना, यही आपका होता है इन्वेस्टमेंट, और वही आपका इसके अंदर आता है। मतलब क्या आएगा आपका, सेल एंड परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट्स बोल लो, या फिर फिक्स एसेट्स बोल लो, एंड इनकम फ्रॉम दैम। तो कोई भी नॉन करंट एसेट्स खरीदते या बेचते हैं तो आएगा। कुछ एग्जांपल में दे दो, जैसे मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लैंड, पेटेंट, गुडविल खरीद रहे तो ये सब जो भी एसेट्स आपके, जो आपके नॉन करंट एसेट्स होते हैं, अगर खरीदेंगे बेचेंगे तो आपके इन्वेस्टिंग में आएंगे। खरीदोगे तो पैसा जाएगा तो माइनस, बेचोगे तो पैसा आएगा तो प्लस। और आता है इनकम फ्रॉम द, इनसे अगर कोई इनकम होती है, जैसे सपोज आपने बिल्डिंग खरीद लिया, तो बिल्डिंग खरीदने से आपको क्या मिलेगा, रेंट मिलेगा, तो इनकम है ना फ्रॉम दैम, प्लस कर देंगे। आपने सपोज को इन्वेस्टमेंट किया तो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, इनकम है ना, प्लस कर देंगे। आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए तो आपको डिविडेंड मिल रहा है, इनकम है ना फ्रॉम दैम, प्लस कर देंगे। तो कोई और रेंटल इनकम, मतलब कोई भी एसेट खरीदते बेचते हैं तो आना है, और कोई इनकम होगी इन एसेट से रिलेटेड तो आपको ये इन्वेस्टिंग के अंदर आएगा। कुछ मैंने आपको एग्जांपल दे दी, बस इतना ही है, इतना याद रखो, इन्वेस्टिंग हो गया। अब आते हैं फाइनेंसिंग पे। फाइनेंस वर्ड से बनता है फाइनेंसिंग। 11th में आपने बिजनेस स्टडीज में पढ़ा था कि फाइनेंस के 2 सोर्स, फाइनेंस मतलब कहीं से पैसा बोरो करना, तो पैसा बोरो करने, पैसा लेना, उसके 2 सोर्स होते हैं, दैट इज ऑनरशिप कैपिटल एंड सेकंड वन इज टैप्ड कैपिटल। या तो आप लोगों को अपने कंपनी में मालिक बना के पैसा ले सकते हो, या फिर उधार ले सकते हो। तो मालिक बना के लेने के 2 सोर्स थे, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। और डेप्ट में था नॉन करंट लायबिलिटी, जिसमें आता था आपका डिवेंचर, लॉन्ग टर्म बोरिंग, बॉन्ड, पब्लिक डिपॉजिट, बहुत ITC थे। तो ये सब कुछ आपका किसके अंदर आता है, फाइनेंसिंग के अंदर। क्या क्या, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिवेंचर, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, या फिर एक वर्ड में बोले तो नॉन करंट लायबिलिटीज, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट है तो शॉर्ट टर्म, लेकिन सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है तो बैंक ओवरड्राफ्ट ध्यान रखना। उसके बाद शेयर्स के ऊपर होता था सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आएगा आपका, और इनकी कॉस्ट भी तो होती है, इंटरेस्ट पेड आएगा आपका, डिविडेंड पेड, और एक्सपेंसेस रिलेटेड टू
शेयर्स एंड डिवेंचर एंड डेब्ट। तो आपका देखो क्या क्या आना है, आपका इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर, लॉन्ग टर्म बोरिंग या कोई भी नॉन करंट लायबिलिटीज आपकी फाइनेंसिंग में आएगी। इनसे रिलेटेड खर्चा, इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड, ये आएगा आपका। बैंक ओवरड्राफ्ट आएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आएगा, और इनसे रिलेटेड कोई भी और एक्सपेंसेस होते हैं तो वो सब आपके फाइनेंसिंग के अंदर आते हैं। अब इनको छोड़ के जो बच जाता है वो आपका आता है ऑपरेटिंग में, अदर देन इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो देखो अगर आपका एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आता है कि पूछेगा कि बताओ कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है, ऐसे बोला सेल ऑफ मशीन थी, तो दिमाग में सेल ऑफ मशीन किस में आता है, इन्वेस्टिंग का पार्ट है। लिखा इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर, तो इक्विटी शेयर किस में आता है, फाइनेंसिंग में। इंटरेस्ट पेड, फाइनेंसिंग में। ठीक है, तो ऐसे आपको नाम दिए होंगे, आपको ये याद रखना पड़ेगा हाँ किस में क्या आता है, उसका आपको आंसर दे देना होगा। और जो इनमें नहीं आते वो ऑपरेटिंग में, जैसे कमीशन रिसीव, इनमें नहीं आता, ऑपरेटिंग का पार्ट हुआ हो। तो जो रैंडमली अलग दिखेगा ऑपरेटिंग है, इनके कुछ लिमिटेड ही है। तो ये आपका यहां से एक नंबर का दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि आपको ये पूछा जाएगा कि कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है। अब आते हैं कि हमें जो पढ़ना है, जो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए क्या देखना है। तो देखो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के जो है ना, ये आप याद कर लेना पहले है ना, आज का लेक्चर है पूरा याद करने वाला है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के दो मेथड है। पहले मेथड का नाम है डायरेक्ट मेथड और दूसरे का नाम है इनडायरेक्ट मेथड। अगर डायरेक्ट मेथड की बात करें तो डायरेक्ट मेथड का क्या होगा, क्वेश्चन में आपको कैश बुक दिया होगा। देखो बहुत अच्छी बात है अगर आपके पास क्वेश्चन में कैश बुक दिया हुआ है, कैश बुक दिया है तो आपके पास सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है कि कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, सब कुछ दे रखा ना, तो बहुत इजी होता है आपको बनाना। जो इन्वेस्टिंग में चले गया, जो फाइनेंसिंग में चले गया, जो बच गया सब कहां चले जाएगा, ऑपरेटिंग में। लेकिन एक तुम्हारे लिए अच्छी किस्मत नहीं है क्योंकि आपके पास डायरेक्ट मेथड नहीं पढ़ना, आपके जो एग्जाम में आने वाला है वो आने वाला है इनडायरेक्ट मेथड। अब इसमें क्या दिया होता है, तो आपके पास या तो 2 साल की बैलेंस शीट होती है या फिर एक प्रॉफिट एंड लॉस एंड 2 साल की बैलेंस शीट होगी। तो अगर आप ध्यान समझना, आपके पास क्वेश्चन में बैलेंस शीट दिया हुआ है, तो बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटीज दिए हैं, तो एसेट्स लायबिलिटीज आपको थोड़ी ना पता चलेगा कितना पैसा आया कितना पैसा गया। जैसे कैश बुक दिया होता तो आपको पूरा पता है कि इतना पैसा यहां से आ रहा है, इतना पैसा यहां जा रहा है, तो सीधे सीधे आसानी से आप बेच सकते थे। लेकिन बैलेंस शीट में नहीं बेच सकते क्योंकि आपको लिए मशीनरी साल के शुरू में इतनी थी, एंड में इतनी होगी, शेयर इतना था इतना हो गया, क्रेडिटर इतना था इतना हो गया, यही तो पता चलेगा बैलेंस शीट से। तो बैलेंस शीट से आपको ये नहीं पता चलता कि कितना पैसा आया और कितना पैसा गया, तो आपको इनडायरेक्टली चीजों को निकालना पड़ता है। इसलिए इस मेथड का नाम है इनडायरेक्ट मेथड। इसलिए थोड़ा सा आपको टेढ़ा मेथड घुमा के निकालना है, समझो। तो उसके लिए एक ऑपरेटिंग का बड़ा सा एक फॉर्मेट है जो आपको याद रखना है। क्या क्या याद रखना है, इन्वेस्टिंग में क्या आया, फाइनेंसिंग में क्या आया, और ऑपरेटिंग का एक इनडायरेक्ट फॉर्मेट। तो हम इसके बाद उसी की बात करेंगे कि ऑपरेटिंग का इनडायरेक्ट फॉर्मेट क्या है। मिटा देते इसको। ऑपरेटिंग के इनडायरेक्ट फॉर्मेट की अगर बात करें तो देखो फॉर्मेट कुछ इस तरह से है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, जो इसमें सबसे पहले आता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। इसके अंदर 5 चीजें आती है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में 5 चीजें आएंगी। क्या क्या आएगा, सबसे पहले आएगा नेट प्रॉफिट, जिसको हम सरप्लस भी कहते हैं, जो रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर दिया होगा। इसको आपको करना करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। आपको क्या होगा, 2 साल की बैलेंस शीट होगी। तुम सपोज करो पिछले साल 80,000 का प्रॉफिट था, इस साल 1 लाख का हो गया, तो आपको प्रॉफिट कितने का, 20,000, तो करंट में से प्रीवियस कटा दिया आपने। उसके बाद और आता है यहाँ पे जनरल रिजर्व, तो जनरल रिजर्व भी वहीं दिया होगा, करंट ईयर माइनस प्रीवियस, ये भी आपको रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर मिलेगा। उसके बाद आएगा प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स, और ये आएगा आपका करंट ईयर का। उसके बाद आएगा यहाँ पे परपोज डिविडेंड, ये आएगा आपका प्रीवियस ईयर का। और उसके बाद आएगा इंटरिम डिविडेंड, ये आएगा आपको करंट ईयर का। इतनी चीजें आती है। इन 5 चीजों को जोड़ते हो तो आपका आता है क्या, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। जरूर नहीं कि क्वेश्चन में 5 चीजें हो, जो होगा वो आपको लिखना है। सबसे पहला नेट प्रॉफिट, दूसरा भी आसान होगा रिजर्व, प्रोविजन फॉर टैक्स आपको करंट लायबिलिटीज में दिया होगा, तो आपको करंट ईयर का ले लेना है। प्रपोज डिविडेंड आपको मैंने बताया था, प्रपोज डिविडेंड जो हमारी ट्रीटमेंट होती है वो एक कंटीजेंट लायबिलिटीज होती है, तो ये आपको बैलेंस शीट के नीचे नोट में दिया होगा, तो जो नोट में दिया होगा उसमें से आप प्रीवियस ईयर वाला ले लेंगे प्रपोज डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड क्या होता है, कभी कभार कंपनी क्या करती है ना, करंट ईयर में करंट ईयर का डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। वैसे देखो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने का जो सीक्वेंस होता है वो कैसा होता है इस साल कंपनी को प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट साल के एंड पे हुआ, तो प्रॉफिट कंपनी अगले साल बांटेगी, मतलब प्रीवियस ईयर का डिविडेंड नेक्स्ट ईयर में डिस्ट्रीब्यूट होता है। लेकिन कभी कभार कंपनी ड्यूरिंग द ईयर भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, तो उसको बोलते हैं इंटरिम डिविडेंड।
तो ये आपको कभी भी मिलेगा तो क्वेश्चन के नीचे एडजस्टमेंट्स होंगी, उसमें मिलेगा, तो आपको यहाँ पे प्लस कर देना। तो ये 5 चीजें आएंगी जहां से आपका निकलेगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। इसके बाद आप इसमें ऐड करोगे नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड होगा। इसमें क्या क्या चीजें आएंगी और क्यों ऐड हो रहा है? देखो, आपने बेस रखा है नेट प्रॉफिट को। नेट प्रॉफिट लिखने का मतलब है कि आपने सारे खर्चे घटा दिए, चाहे वो ऑपरेटिंग थे, चाहे नॉन ऑपरेटिंग थे, चाहे कैश से, चाहे नॉन कैश से, लेकिन आपके सिर्फ कैश वाले और ऑपरेटिंग वाले ही घटने चाहिए थे। तो जो बाकी एक्स्ट्रा खर्चे घटे नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग, उसको आप वापस क्या कर दे रहे हो? ऐड। और क्या क्या आएगा इसके अंदर? पहला आएगा डेप्रिसिएशन, दूसरा लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, उसके बाद आएगा आपका गुडविल अमोर्टाइज मतलब रिटर्न ऑफ। ध्यान का गुडविल घटता है तो आता, बढ़ेगा तो परचेज निकलता, फिर वो इन्वेस्टिंग में जाएगा, तो गुडविल अमोर्टाइज। उसके बाद इंटरेस्ट पेड। तो ये सारे खर्चे आपके आ गए। फिर इसी का उल्टा आप माइनस करोगे नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग इनकम। इनकम में क्या क्या आएगा? तो इसका उल्टा एप्रिसिएशन, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, उसके बाद देखो इंटरेस्ट रिसीव अगर हो रहा है आपको, इंटरेस्ट रिसीव। उसके बाद आपको अगर कोई रेंट रिसीव हो रहा है, रेंटल इनकम जिसे कहते हैं, रेंटल इनकम और डिविडेंड रिसीव। इतनी चीज आएगी। तो यहां तक, तो इसके बाद आपका आता है यहां, इसके नीचे से इधर बनाते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। देखो क्या क्या किया होगा आपका, आगे क्या क्या हुआ आपका? पहले इन 5 चीजों को प्लस माइनस किया तो आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, ये 5 चीजें आपको याद रखनी है। फिर ऐड करेंगे नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जिसमें आपकी ये चीजें आएंगी डेप्रिसिएशन, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, गुडविल अमोर्टाइज, इंटरेस्ट पेड। फिर माइनस करेंगे नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग इनकम, जिसमें इसका उल्टा जो इनकम होगी, जैसे प्रॉफिट ऑन सेल, एप्रिसिएशन, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव या कोई भी रेंटल इनकम है, तो उनको प्लस कर देंगे। तो यहां तक प्लस माइनस करने के बाद ये मैं यहाँ इसके फॉर्मेट को आगे से कंटिन्यू यहाँ पे कर रहा हूँ, तो आएगा आपका नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। थोड़ा पतला कर देते हैं, तो आपका आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज आ गया। अब देखो वर्किंग कैपिटल के बाद जो एडजस्टमेंट होती है वो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज की होती है। रूल क्या है? तो आप ऐड करते हो, ध्यान रखना, इसको यही गलती करते बच्चे, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज एंड डिक्रीज इन करंट एसेट्स। अब करंट लायबिलिटीज करंट एसेट्स आपको बताने की जरूरत नहीं, आपको पता है। ऐसे बच्चे जिनको इसके बारे में नहीं पता, तो मैंने फर्स्ट चैप्टर के एक फॉर्मेट बैलेंस शीट के फॉर्मेट के बारे में बता रखा है, उसका फॉर्मेट देखो जाके, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा। वैसे ही आपने 11th में भी पढ़ रखा है। तो करंट लायबिलिटीज जैसे एग्जांपल में क्रेडिटर, बीपी, बैंक ओवरड्राफ्ट को छोड़ के, बैंक ओवरड्राफ्ट क्योंकि फाइनेंसिंग में चले जाता है, ध्यान रखना, बैंक ओवरड्राफ्ट को छोड़ के, तो क्रेडिटर, बीपी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ईटीसी जो भी आपकी करंट लायबिलिटीज है। तो करंट लायबिलिटीज अगर बढ़ेगी तो प्लस और करंट एसेट घटेगा तो प्लस, इसका उल्टा माइनस होगा डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज एंड इंक्रीज इन करंट एसेट्स। और लास्ट में माइनस कर देंगे इनकम टैक्स पेड, इनकम टैक्स पेड। तो यहां से आपका निकल जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। देखो ये पूरा फॉर्मेट है। क्या करना है आपको? सबसे पहले 5 चीजें लेनी है, नेट प्रॉफिट करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, उसके बाद जनरल रिजर्व करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, फिर प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का, प्रपोज्ड डिविडेंड प्रीवियस ईयर का, इंटरिम डिविडेंड करंट ईयर का, इनको जोड़ोगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। फिर ऐड करोगे नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जिसमें आपका आएगा लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, डेप्रिसिएशन, उसके बाद गुडविल अमोर्टाइज, घटना, ध्यान रखना, बढ़ना नहीं, बढ़ना आता है इन्वेस्टिंग में, अभी पढ़ेंगे जब इन्वेस्टिंग के बारे में। तो क्यों? क्योंकि गुडविल एक एसेट से परचेज आता है, घटने पर डेप्रिसिएशन आता है। तो गुडविल अमोर्टाइज, इंटरेस्ट पेड। फिर माइनस करेंगे नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग इनकम, इसका उल्टा एप्रिसिएशन, प्रॉफिट ऑन सेल, उसके बाद आपका इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव या कोई भी रेंटल इनकम जो अभी आपने कहा, अगर जैसे बिल्डिंग खरीद लिया, इन्वेस्टमेंट और रेंट मिल रहा है, तो रेंटल इनकम यहाँ पे माइनस करें। क्योंकि क्यों माइनस करें? क्योंकि ये इन्वेस्टिंग में होना चाहिए था और इनडायरेक्टली तो यहाँ प्लस माइनस कर दिया। इन्वेस्टिंग में इसका इफेक्ट देखो, इन सब चीजों का इफेक्ट दूसरी 2 जगह पड़ेगा। जैसे ये है इंटरेस्ट पेड, फाइनेंसिंग में माइनस होगा, ऑपरेटिंग में प्लस होगा। जैसे डिविडेंड रिसीव, इन्वेस्टिंग में प्लस होगा, ऑपरेटिंग में माइनस होगा। ऑपरेटिंग में क्यों ला रहे हैं? क्योंकि ये इनडायरेक्ट फॉर्मेट लगा रहे हैं। अगर पूछेगा ना वो 1 नंबर में एमसीक्यू कि इंटरेस्ट रिसीव किस में आएगा, तो देखो यहाँ भी दिख रहा है इंटरेस्ट रिसीव, लेकिन आपको ऑपरेटिंग नहीं लिखना, आंसर होगा वहां पे आपका इन्वेस्टिंग। ऑपरेटिंग में लिखने का पैटर्न ये, क्योंकि आप मेथड इनडायरेक्ट लगा रहे हो। अगर आपके पास कैश बुक होता तो आपको यहाँ पे इसे लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। कैश बुक नहीं है तो नेट प्रॉफिट बेस लिया है, तो जो भी नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग इनकम उसको वापस माइनस कर रहे हैं। इसलिए ध्यान रखना इस बात को कि 1 नंबर में गलती मत कर देना कि 1 नंबर में आया इंटरेस्ट पेड, तो आपने कहा इंटरेस्ट पेड सर ने तो लिखवाया था, ऑपरेटिंग में भी है, तो ऑपरेटिंग में लिख के आ जाओ, कट जाएगा नंबर। ये सिर्फ इनडायरेक्ट मेथड है, इसलिए यहाँ पे दिखा रहे हैं। अगर कैश बुक होता तो बहुत आसान होता, जो कि है नहीं।
तो यहाँ तक निकालने का आएगा आपका नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। फिर इसमें ऐड करेंगे, याद रखना इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, मतलब करंट लायबिलिटीज बढ़ेगा तो प्लस, घटेगा तो माइनस, करंट एसेट घटेगा तो प्लस, बढ़ेगा तो माइनस, लास्ट में इनकम टैक्स पेड कर देंगे, तो यहाँ से आपका आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग। तो देखो आज का जो लेक्चर है आपको 3 चीजें बताई गई, इन्वेस्टिंग में क्या क्या आता है, फाइनेंसिंग में क्या क्या आता है, और ये ऑपरेटिंग का इनडायरेक्ट फॉर्मेट क्यों, क्योंकि आपके पास बैलेंस शीट है, आपके पास कैश की स्टेटमेंट नहीं है, तो आप इनडायरेक्ट मेथड लगा रहे हो। तो इतना आपको याद करके रखना है। नेक्स्ट क्लास में हम छोटे छोटे थोड़े से क्वेश्चन देखेंगे। आज के लिए बाय बाय।